हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 होगी, क्योंकि पुराने सिलेबस में जो एक्सरसाइज 1.4 थी उसको अब सिलेबस से हटा दिया गया है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको 3 रामबाण फार्मूला बताते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। तो देखिए कौन से 3 हमारे रामबाण फार्मूला हैं। रामबाण फार्मूलाज। पहला है, अगर हम कोई परिमेय संख्या को एक दूसरी परिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, तो हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। याद रखना है, अगर किसी भी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, तो हमेशा रिजल्ट एक परिमेय संख्या आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 3, ठीक है। 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। P कुछ भी हो सकता है पूर्णांक में, माइनस का, प्लस का, 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 एक परिमेय संख्या है। इसी के साथ हम लिखते हैं 1 भी एक परिमेय संख्या है। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 भी एक परिमेय संख्या है। अब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर लेना, लेकिन ये फॉर्मूला सभी के लिए सही होगा, बशर्ते कि आपने जो एग्जाम्पल में संख्याएं ली हैं वो परिमेय ही होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा रूल क्या है कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ, ठीक है, चाहे हम जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे हम गुणा करें, चाहे भाग करें, तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, पहली आपने परिमेय ली, दूसरी अपरिमेय ली, या पहली अपरिमेय संख्या ली, दूसरी परिमेय संख्या ली, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे कि हमने √3 आपको पता है अपरिमेय संख्या है, इसके साथ अगर हमने 2 का गुणा कर दिया तो ये 2√3 अपरिमेय संख्या आएगी। 2 इसमें जोड़ दिया, ठीक है, तो भी ये आपकी एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। 2 का भाग कर दिया परिमेय संख्या का, तो भी अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को चाहे हम जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे हम उसमें गुणा करें, चाहे भाग करें, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। अब इसके बाद जो तीसरा रूल है उसमें अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, तो हमें पता नहीं क्या आ सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? पता नहीं, मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, इसमें जो हमने आपको बताया है कंडीशन क्या है कि जो भाग कर रहे हैं परिमेय संख्या वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो भाग करने वाली परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले अगर रूल की हम बात करें, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगी। अब ऐसे 1 भी एक परिमेय संख्या है और 0 भी एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल इसको हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। तो 1 में 0 का भाग देंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो परिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या का भाग देंगे उस केस में ध्यान रखना है कि भाग देने वाली परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सेकेंड केस में भी अगर हमने दूसरी संख्या परिमेय ली है तो उसमें 0 नहीं लेना भाग वाले केस में। बाकी सबके लिए रूल है, सही होगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाना, गुणा या भाग करने पर क्या आएगा ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया कि
√3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, सभी को पता है। इसके साथ दूसरी √3 अगर इसको हमने घटा दिया तो ये आ जाएगा 0 और 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ √3 और √3 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 अपरिमेय और ये भी √3 अपरिमेय, जोड़ेंगे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अपरिमेय आएगा, ठीक है। इसी तरह भाग में भी देख सकते हैं, तो भाग में करेंगे इनका भाग तो 1 आ जाएगा जो कि परिमेय आ गया, लेकिन गुणा करेंगे गुणा भी परिमेय आ गया, गुणा भी √3 में और √3 का गुणा तो 3 हो जाएगा, ये भी परिमेय आ गया। तो ये जरूरी नहीं है, परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है। जैसे कि अगर गुणा में हम √2 लिख लें और दूसरी संख्या √3 लिख लें तो ये √6 आ जाएगा। अपरिमेय अपरिमेय बराबर अपरिमेय, तो एक बार अपरिमेय भी आ गया और एक बार परिमेय भी आ गया। ऐसे ही भाग में ये परिमेय आ गया, एक आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर अगर हम एक संख्या √2 एक √3 ले लें तो ये अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। ये देखो 3 फॉर्मूले हैं, आप इनके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाद बाकी एक्सरसाइज तो एग्जाम्पल के तौर पर ही हम आपको एक्सरसाइज में ये सभी समझाएंगे। और जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन से हमें फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू भी हम इन फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे एक्चुअली, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं, कौन कौन अपरिमेय हैं। देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके सामने लप्पू सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2 - √5, सेकेंड में 3 + √23 - √23, 3 + √23 - √23, तीसरे में दिया गया है 2√7 बटा 7√7 और फोर्थ में 1/√2, फिफ्थ में 2π। सभी को आपको सिंपल एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय है तो क्यों है, अपरिमेय है तो क्यों है, ठीक है। देखो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें संख्या दी गई है 2 - √5, 2 - √5। देखो हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि स्क्वायर रूट में लिखी है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए अपरिमेय है। अगर स्क्वायर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या कोई लिख दी जाए ना, जैसे 25 हो गई, 36 हो गई, 49 हो गई, तो वो एक परिमेय संख्या आती है। कैसे? √25 को हम 5 लिखेंगे, ±5 लिखेंगे, फिर भी ठीक है वो आपकी परिमेय ही हो जाएगी। माइनस वाली संख्याएं भी परिमेय होती हैं क्योंकि इसको 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है, ± भी लगा दो। तो अब ये आपकी कौन सी संख्या होगी? ये तो है √5, तो हमें सीधा सीधा पता है अपरिमेय है, इतना तो हमने बता दिया, ठीक है। और 2 कैसी है? परिमेय है। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक परिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आती है। तो परिमेय माइनस अपरिमेय, यानी कि रिजल्ट आपका आएगा बराबर में अपरिमेय। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब भी हम एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें जो संख्या दी गई है वो है 3 + √23, कोष्टक लगा है माइनस का √23। क्वेश्चन हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। अब इसमें सिंपल बताओ क्या है, इसको लिखेंगे 3 + √23 और कोष्टक हट गया, माइनस का √23। बताओ लप्पू सा है, √23 कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 3। और 3 कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय,
क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी P और Q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, P हो सकता है 0 लेकिन Q नहीं होना चाहिए। P हो सकता है, इसीलिए तो 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में जो हमें संख्या दी गई है 2√7/7√7। देखो, जब भी आपको ऐसे लिखा मिले, जैसे 3√5 लिखा मिले, तो इसका मतलब होता है 3 गुणा √5। तो इसी तरह 2√7 का मतलब है 2 गुणा √7 और 7√7 का मतलब है 7 गुणा √7। तो √7 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, बचा 2/7। अरे ये तो आपकी जिंदा परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखी है, और P और Q में जो Q है आपका 0 नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, जो कि लिखेंगे जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो कभी कभी स्किप कर देते हैं, वो आप खुद से लिख लिया करेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें दी गई है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है, 1/√2। ठीक है, देखो 1/√2 हमें पता है, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय है क्योंकि स्क्वायर रूट में लिखी है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब एक तो परिमेय है, एक परिमेय है, और हमने आपको बताया परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब भी जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है, एक परिमेय हो दूसरी अपरिमेय हो। अब ये मायने नहीं रखता पहली परिमेय है दूसरी अपरिमेय है, या पहली अपरिमेय है दूसरी परिमेय है। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते। तो अब 1/√2 कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, अगर मान लो एग्जाम में आता है तब, कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अगर गुणा वाला आ जाता तो हम गुणा वाला लिख देंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही इसमें लिख देंगे। हालांकि हमें पता तो है कि परिमेय और अपरिमेय में चाहे जोड़ करें, चाहे घटाव करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। अब इसके बाद पांचवें पार्ट में दी गई है संख्या 2π। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको आगे के क्वेश्चन में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप सिंपल समझ लो क्यों है। ठीक है, बस केवल है मान लो, और 2 तो परिमेय है, 2 तो परिमेय है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 2π को हम 2 × √π लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसी तरह से लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। अब हम सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, प्रत्येक व्यंजक को सरल यानी कि सिंपल करना, सॉल्व करना है। एक्चुअली हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों आप देख लो, चारों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 3 + √3 कोष्टक, दूसरा कोष्टक है 2 + √2। देखो जब भी हमें ऐसा मिलता है, जैसे a + b कोष्टक c + d, तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले a का गुणा, ठीक है, a का गुणा दोनों में करेंगे, उसके बाद b का करेंगे, और साइन जैसे हैं वैसे करेंगे। जैसे समझो a + cd लिखेंगे, उसके बाद जो चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है, b × c + d लिखेंगे। मतलब a का गुणा सबसे पहले तो ac, ठीक है, अब a का गुणा d में ad
प्लस बी का गुणा दोनों में, बी का गुणा सी में तो बी सी और डी में तो बी डी। ऐसे ही इसमें हमें करना है 3 का गुणा 2 में, ठीक है, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, ठीक है, 3 का गुणा √2 में तो 3 प्लस 3 √2। देखो साइन कहीं पर भी है, कैसे आप समझेंगे कौन सा चिन्ह आएगा, 3 प्लस का 2 प्लस का, प्लस प्लस का हमेशा प्लस, तो ये प्लस का रहेगा, 3 प्लस का √2 प्लस का तो ये भी प्लस का रहेगा। इसी तरह √3 प्लस का 2 प्लस का तो ये भी यहाँ पर भी प्लस रहेगा। √3 और √2 दोनों प्लस हैं तो प्लस रहेगा। प्लस प्लस का गुणा प्लस आता है, प्लस माइनस का गुणा जो है माइनस आता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस आता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस आता है। ये तो पता ही होना चाहिए, पता होगा, उम्मीद करते हैं। तो 2 तियाँ 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 तियाँ 6, 3 √2, 3 √2 को हम ऐसा ही लिखेंगे, 2 √3 इसको भी ऐसा लिखेंगे। जब तक सेम नहीं है तब तक हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब 2 3, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, जैसे रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, तो इनको हम अंदर लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और पूरे पर रूट, यानी कि ये √6 आ जाएगा अगली स्टेप में, और यही आपका आंसर होगा। जो पद हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, ये सरलतम रूप हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। देखो करने को तो सॉल्व हम इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, गुणा करके, ठीक है। देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 9 आएगा, प्लस 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 होगा। अब यहाँ पर 3 का गुणा √3 में करेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 3 √3। अब √3 का गुणा दोनों में करेंगे, ठीक है, 3 का गुणा हो गया, √3 का गुणा 3 में करेंगे तो संख्या रूट वाली बाद में लिखते हैं, ठीक है, तो 3 √3 इसको लिखेंगे, सही है। और √3 का गुणा, देखो साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस तो प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो अगले टर्म में माइनस आएगा। और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा। कैसे, √3 हमने बताया है दोनों पर रूट लगा सकते हैं, 3 गुणा 3 तो ये 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। ऐसे भी समझो रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी समझो 2 बार रूट में कोई संख्या लिखी है तो उसको सिंपल 1 बार संख्या लिख देते हैं, रूट हट जाता है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 3 गया, 6 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये a प्लस b है और ये a माइनस b है। अरे वाह, ये तो आपको फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या होता है, a² माइनस b²। बस आपको देखना है a की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्व अगर हम कर रहे हैं सपोज एग्जाम में, तो हम लिखेंगे चूंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये a² माइनस b² के बराबर होता है। दिस इम्प्लाइड इसको हम लिखेंगे, ये आपका a² a की जगह पर 3 है और b की जगह पर √3 है, तो b², यानी कि a का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और बताया आपको कि रूट लगा है, वर्ग लगा है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गया, 6 है। देखो मैथ क्या है, किसी भी तरह से लगाओ आंसर हमेशा सेम आया, ये मैथ की खूबसूरती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो इसको भी हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे,
होल स्क्वायर जैसे भी आपका कहीं पर भी एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स गुणा एक्स, एक्स का 2 बार गुणा। एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स का 3 बार गुणा। ठीक है, इसको पिछली एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज में एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 प्लस √2 और गुणा √5 प्लस √2। स्क्वायर था तो हमने 2 बार कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, √5 का दोनों में गुणा, फिर इसके बाद √2 का दोनों में गुणा। तो √5 गुणा √5 प्लस √5 गुणा √2 प्लस 2 का √5 में गुणा, तो √2 गुणा √5 प्लस √2 का √2 में गुणा, √2 गुणा √2। ये कितना हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा, वो रूट हट जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर दोनों, यानी कि 5 और 2 का गुणा 10 प्लस सेम ये भी, इसमें भी यही होगा। ठीक है, और √2 का √2 से गुणा 2 हो जाएगा। तो सेम संख्याएं जुड़ती हैं, 5 और 2 जुड़ जाएंगी, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, 7 हो जाएंगी। ठीक है, और ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं भी जुड़ जाएंगी, 1√2 1√2 यानी कि 2√2 10 हो जाएंगे, 1√10 2√10। ठीक है, 1√10 और 1√10 2√10 हो जाएंगे। ये हमारा सिंपल फॉर्म हो गया, आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर आप फिर देखो कि अगर हम इसको a माने, इसको b माने, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से हम क्या सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइड हम लिखेंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर है √5 का स्क्वायर, b की जगह पर है √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर है √5, b की जगह पर है √2। सिंपल। अब रूट भी लगा है, स्क्वायर भी लगा है, तो सिंपल हम कैंसिल कर सकते हैं, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, ऐसे समझो। क्योंकि रूट को हम लिखते हैं, रूट जो होता है पावर 1/2 होता है, तो 5 की पावर 1/2 और फिर उसकी पावर आपने 2 कर दी, तो 2 और 1/2 का गुणा हो जाएगा, सिंपल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5, ये 2 और ये 2√10 आ जाएगा। आंसर फिर भी वही है। ठीक है, सिंपल इसको हम जोड़ देंगे 7 और ये 2√10 सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा 4th पार्ट है, इसमें हमें संख्या दी गई है √5 माइनस √2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है √5 प्लस √2। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, सिंपल। पहले √5 का दोनों में गुणा और √2 का दोनों में गुणा, ये तो आप कर लेना, हम इसको फॉर्मूला से बताते हैं। देखो, इसको a माने, इसको b माने, तो ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। तो हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो, चाहे a माइनस बी वाला पहले आ जाए, चाहे a प्लस बी वाला आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुणा में 2 गुणा 3 करो आप या 3 गुणा 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा में हम आगे पीछे संख्याओं को कर सकते हैं। सिंपल प्रेफरेंस किसको देते हैं, पॉजिटिव वाले को, हमेशा पॉजिटिव वाला प्रेफरेंस में रहता है। तो a प्लस बी को हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो बराबर a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2, 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन जो तीसरा आता है उस पर थोड़ा डिस्कशन की ज़रूरत है। देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, यकीन मानिए। आपको याद होगा
कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पाई क्या होता है? जो वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात ही पाई होता है। ठीक है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात। अरे पाई को आपने सी बटा डी यानी कि पी अपान क्यू के रूप में लिख दिया और आप कहते हैं पाई अपरिमेय संख्या है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब पी अपान क्यू के रूप में लिख गया और क्यू जीरो भी नहीं है तो भाई पाई अपरिमेय संख्या कैसे हो गई, ये हमें बताओ। ठीक है, ये इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो, अब इसको आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। एक्चुअली ठीक है, पाई है क्या? पाई है क्या? पाई बराबर हम लिखते हैं परिधि, वृत्त की परिधि बटा व्यास। ठीक है, यानी कि वृत्त की परिधि सिंपल 2 पाई आर होती है ना, और व्यास कितना होता है 2r। तो ये 2r कट जाएगा, पाई ही आएगा। मतलब परिधि वृत्त की जो पाई है वो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं पाई बराबर 22/7 होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये लगभग हम मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर होती है। एक्चुअली देखो, पाई है क्या कि आप किसी भी वृत्त एक बनाओ आप। ठीक है, एक वृत्त बनाओ और उसकी परिधि की लंबाई मापो, उसके बाद उसकी व्यास की लंबाई मापो। जो गणितज्ञ होते हैं ना, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो उन्होंने पहले देखा कि वृत्त की परिधि हमने जितनी ली और उसके व्यास का रेशियो निकाला। जैसे वृत्त की परिधि अगर हमने 44 ली, ठीक है, तो उसका व्यास आ रहा है 14। ठीक है, मतलब ये लगभग 22/7 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब उन्होंने कोई दूसरी परिधि ली और फिर उसमें जो व्यास था, परिधि और व्यास को मापा, उसका रेशियो निकाला, तो वो भी लगभग उतना ही आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, जो गणितज्ञ लोग थे वो इस मान पाई के मान निकालने पर कि कौन कितना अच्छी तरह से माप लेगा कितने अंकों तक, कि पाई होगा क्या। देखो, एक्चुअली जिसके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे तो वो पाई का मान ज़्यादा अंकों तक ज्ञात कर लेगा। अब पहले क्या था कि पहले बता दिया कि पाई लगभग 3.14 के बराबर होगा 2 अंकों तक। उसके बाद और अच्छे इंस्ट्रूमेंट हुए। ठीक है, जैसे आप ये दूरी है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी खुली आंखों से इसमें कितने पॉइंट देख सकते हैं, बना सकते हैं जिनको हम देख सकें। हमने कहा मान लो आप 50 पॉइंट बना सकते हैं जिनको आप अलग अलग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वही वैज्ञानिक लोग इसमें लाखों करोड़ों इसमें पॉइंट बना सकते हैं। मतलब इसको इतना ज़्यादा जूम कर सकते हैं। तो वही बात है कि अब अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो गए तो पाई का मान अब लगभग लाखों अंकों तक, बहुत ज़्यादा अंकों तक ज्ञात किया जा चुका है। ठीक है, इसीलिए पाई क्या है, अपरिभाषित है। अब उससे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे तो और ज़्यादा अंकों तक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, पाई है क्या, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है। पाई 22/7 नहीं है। और अनुपात क्या है, अनुपात भाई हम कितने अंकों तक एग्जैक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, यही बात है। तो अगर पाई परिधि और व्यास है तो परिधि और व्यास में से कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या जरूर रही होगी। जैसे सपोज, अब देखो आपको बताएं कि आपने कहा लंबाई 2.3 है। ठीक है, किसी की लंबाई 2.3 है, तो एक आपसे ज़्यादा तिकड़मी इंसान आया जो बहस करने वाला, उसने कहा नहीं 2.3 नहीं 2.301 है। उसने और शुद्ध माप दिया। अब उससे भी कोई बड़ा वाला आया, उसने कहा ना आपकी गलत है, 2.30023 है।
अब उससे और भी कोई बड़ा वाला आएगा तो वो क्या कहेगा 2.30002314 ये लंबाई है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कौन कितना अच्छी तरह से माप रहा है। ठीक है, अब इसमें इसको आप अपरिमेय ही कहेंगे क्योंकि एग्जैक्ट तो लंबाई माप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अब इसमें आप लिखेंगे क्या, एक्चुअली जैसे ही आपके आंसर में दिया गया है वही लिख देंगे। सिंपल आपको हमने समझा दिया पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि एक रेशियो है और रेशियो को एग्जैक्ट अभी तक कोई नहीं माप पाया है। ठीक है, आपको देखो ये लिखा है कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। मतलब जब भी हम किसी स्केल से लंबाई मापते हैं, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कि 2.3 दिया था, तो ये निकट प्राप्त होता है कि हाँ 2.3 के बराबर है, एग्जैक्ट नहीं होता है, सन्निकट मान प्राप्त होता है। अतः आप ये अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। ठीक है, इनमें से कोई एक अपरिमेय है, इसीलिए ये अपरिमेय आता है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो जब भी कोई सिंपल कहे कि पाई 22/7 होता है तब आपको मान लेना है, बहस नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन डिटेल में आपको समझ में रहना है कि पाई 22/7 नहीं होता है, हम मान लेते हैं कि इतना है, क्योंकि जो पाई का मान है और जो 22/7 है वो लगभग सेम आता है 2-3 अंकों तक। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन चौथा है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करिए। देखो या तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो या ये समझ लो, दोनों हम दोनों ही समझा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना भी हमें दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे 9√3 दिया गया है उतनी ही लंबाई की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, सपोज ये हमें x दिया गया है, x से मानेंगे, कॉन्सेप्ट x से समझ रहे हैं और क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो x खींच लिया और इसको जैसे सपोज हमने नाम दे दिया PQ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एकक लंबाई लेंगे। एकक का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 मीटर ले सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप कॉपी में बना रहे हैं तो मीटर तो लेंगे नहीं, सेंटीमीटर ही लेंगे। सपोज ये हमारा 1 है, थोड़ा बड़ा हमने बनाया है जिससे फिगर थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया R। अब क्या करेंगे, देखो ये पूरी लंबाई कितनी है, ये तो आपको पता ही है कितनी है, x+1। इसका हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। जैसे सपोज हम x 5 लेते तो 5 और 1 6, 6 का मध्य बिंदु 3 आ गया। ठीक है, ये मध्य बिंदु आ गया। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। सबसे पहले लंबाई ली, अब एक लंबाई हमने आगे एक पॉइंट ले लिया, उसका आधा किया, आधा पॉइंट आ गया O। ठीक है, इसको हम ओरिजिन मानकर एक अर्धवृत्त खींच देंगे। ठीक है, ये त्रिज्या ले लेंगे और एक अर्धवृत्त खींच देंगे। तो ये त्रिज्या कितनी होगी, ये इतनी हो जाएगी x+1/2, जो भी हमने ली है उसकी आधी। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रकार नहीं मिला हमको प्रकार, तो इस तरह से आपका वृत्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा Q वाला पॉइंट था, Q वाले पॉइंट से इस रेखा पर लंब खींचना है। ठीक है, इस रेखा पर 90 अंश की एक रेखा खींचनी है। ठीक है, ये हमारी लंब हो गई। देखो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हर जगह सेम होती है, तो यहाँ पर अगर ये x+1/2 है, यहाँ पर भी ये x+1/2 ही होगी, ये x+1/2, ये तो हमें कन्फर्म है। इस पॉइंट को सपोज हमने m ले लिया, तो OM बराबर कितना है, x+1/2, और OQ और हम निकाल सकते हैं। समझो बात को, अगर हमें दिया गया जो हमने माना है OR हमारा है x+1/2 और QR हमारा 1 है,
तो ओ क्यू कितना हो जाएगा ये बताइए। ओ क्यू इतना, ये वाला, ठीक है, ये इतना कितना हो जाएगा। पूरे में से हम 1 घटा देंगे, मतलब पूरा इतना क्यू आर से, यानी कि क्यू आर माइनस 1 या क्यू आर वो ओ आर, ठीक है, ओ आर माइनस क्यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओ आर है एक्स प्लस 1/2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा। देखो ये पूरे के बटा 2 है, यहाँ पर 1 मानेंगे, ऐसे नहीं करना है 1 को 1 से कैंसिल कर दें, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। अब x प्लस 1, ठीक है, मतलब 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा x प्लस 1 में, इसी तरह 1 का 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 1 में, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 1 में से 2 घटाएंगे माइनस का 1, x माइनस 1/2। ये आपकी जो ओ क्यू है इतना है, इतना x माइनस 1/2। देखो अगर आपके एक कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो इसको दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लाइन खींची, 1 आगे बढ़े, उसका मध्य बिंदु निकाल कर एक वृत्त खींच दिया। अब है क्या, मध्य बिंदु निकाल लिया तो ये त्रिज्या हो गई, ठीक है, जो आधी थी वो त्रिज्या हो गई। ये डिस्टेंस निकालना थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, बट कोई ना। ओ क्यू क्या है, पूरे में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो हमें निकालना है क्यू एम, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ क्यू एम। जब भी आप लिखें समकोण त्रिभुज तो हमेशा जो 90 अंश वाला है उसको बीच में लिखा करें, ठीक है, ओ क्यू एम में। तो ओ क्यू एम में हमें बात करनी है। हमें पता है ओ एम एक्स प्लस 1/2, ओ क्यू एक्स माइनस 1/2, तो क्यू एम हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ओ एम एक्स प्लस 1/2, ओ क्यू बराबर एक्स माइनस 1/2, तो क्यू एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो हमें पता है समकोण त्रिभुज है तो ये होना चाहिए। तो अगर हम इसको आधार माने तो ये लंब हो जाएगा, और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लंब स्क्वायर निकालेंगे, लंब का स्क्वायर, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना है, ये आपका ओ एम, और आधार कितना है ओ क्यू, यानी कि ओ एम स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ओ एम कितना है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, एक्स माइनस 1/2, तो माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, जब भी वर्ग है ना तो ऊपर का अलग और बटा 4 माइनस एक्स माइनस 1/, होल वर्ग बटा 4। अगर हर समान है तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का वर्ग माइनस एक्स माइनस 1 का वर्ग। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 4ab के बराबर होता है, या सिंपल आप होल स्क्वायर खोल भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब देखो माइनस चिन्ह के साथ अगर हम खोलें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 2x आएगा, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, और बटा 4, ठीक है। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4x आ जाएगा, वही कहा था 4ab आएगा, एक ही जगह पर 1 है तो 4x रह गया। 4 से 4 कैंसिल, x आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर लंब यानी कि क्यू एम, लंब स्क्वायर बराबर इतना आया है क्यू एम, ठीक है, तो ये आपका क्यू एम स्क्वायर बराबर आया है x, और क्यू एम कितना हो जाएगा
रूट एक्स। तो यहाँ से हमें जैसे सपोज हम एक्स मानकर चले, रूट एक्स पता चल गया, तो हम रूट एक्स का चाप भरेंगे। रूट एक्स डिस्टेंस एक्चुअली हमें पता चल गई, रूट एक्स कितनी है, तो रूट एक्स का चाप भर के यहाँ से इसको केंद्र मान के यहाँ से एक हम सिंपल वृत्त खींच देंगे। ठीक है, क्यू एम चाप का एक वृत्त खींचेंगे, वो इतनी सिंपल डिस्टेंस हमें रूट एक्स के बराबर होगी। ठीक है, ये आपकी, ठीक है, ये रूट एक्स के बराबर हो जाएगी। इस पॉइंट को सपोज हमने जेड मान लिया, तो अब क्यू जेड बराबर रूट एक्स। अब ये आपको जो एक एक्सरसाइज में हमें दिया गया है 9√3, तो एक्स की जगह पर सिंपल 9.3 करना है। ठीक है देखो, अगर x बराबर है 9.3, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x + 1 बराबर आ जाएगा 9.3 + 1 यानी कि 10.3। 10.3 का आधा करेंगे तो x + 1/2 यानी कि 5.21 और 5.15। ठीक है, और x - 1 करेंगे तो ये 8.3 आएगा। ठीक है, और x - 1/2 करेंगे तो ये 2 चाकू 8 2 1 2, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल ये कैलकुलेशन आप इसमें लिख लेना और ऐसे आपका रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिखना तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अब हम निकालेंगे जो आपका क्यू एम था। ठीक है, क्यू एम को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा स्क्वायर रूट में कड़ का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी कि x + 1/2 यानी कि 5.15 का वर्ग माइनस 4.15 का वर्ग। अब ये इतनी बड़ी संख्याएं हैं तो गुणा तो आपको करना होगा, जितना भी आए उसका रूट। ठीक है, वो आपका जितना भी आए। ठीक है, आपके लिए मेन है कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इतना ज़्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण यानी कि परिमेय में बदलिए हरों को कीजिए। ठीक है, इसमें हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों को आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम एक एक को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 1/√7, तो सिंपल हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि इसमें हम ऊपर और नीचे जो संख्या रूट में है, √7 है तो √7 का गुणा कर देंगे, ये 7/√7/7 हो जाएगी। हर में परिमेय संख्या आ जानी चाहिए, हर का परिमेयकरण हो गया। सेकेंड ऑप्शन में है 1/√7 माइनस √6। जब भी ऐसा मिले तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी क्या होता है, अगर यहाँ पर माइनस साइन है बीच में तो प्लस होगा संयुग्मी, अगर प्लस है तो माइनस होगा संयुग्मी, यानी कि √7 + √6 बटा √7 + √6। अब देखो, नीचे वालों का नीचे गुणा, ऊपर वालों का ऊपर ऊपर गुणा, तो ऊपर तो √7 + √6 ही रहेगा, नीचे आएगा a - b a + b यानी कि a² - b²। तो ये √7 + √6 बटा 7, यह तो वर्ग 7 हो जाएगा, और ये 6 क्योंकि स्क्वायर रूट और वर्ग कैंसिल हो जाते हैं। 7 में से 6 गया, 1 आ जाएगा, तो √7 + √6 यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हर आ गया, एक हर का परिमेय हो गया। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया गया है संख्या 1/√5 + √2। हमने आपको बताया कि अगर प्लस साइन है तो माइनस संयुग्मी होगा, माइनस है तो प्लस संयुग्मी होगा। तो हम किससे गुणा करेंगे, √5 माइनस √2 से, √5 माइनस √2 से। ऊपर तो यही रहेगा, नीचे
ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये रूट 5 का वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो यही रहेगा, नीचे रूट 5 का वर्ग 5, रूट 2 का वर्ग 2, 5 में से 2 गया 3। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में दिया गया है 1/√7 माइनस 2। अब इसमें भी वही करना है, ठीक है, अपोजिट साइन का ऊपर नीचे गुणा, यानी कि √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2। तो ऊपर तो वही रहेगा √7 प्लस 2, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। तो √7 प्लस 2 और ये 7, √7 का वर्ग तो 7 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, यानी कि √7 प्लस 2 बटा 3, ये आंसर होगा। तो ये हमने पूरी एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर ली। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आए कि आपको क्या समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप क्लास 9th की कोई भी एक्सरसाइज का सलूशन देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट से आप पूरी मैथ का सलूशन देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।